नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार बेटा आप सभी का। आज आप देख पा रहे हैं कि हमने अपनी आरोह की पाठ्य पुस्तक के काव्यांश में महत्वपूर्ण कवि जो हिंदी के बहुत कम उम्र के साहित्य सेवी रहे हैं, दुष्यंत कुमार के बारे में अध्ययन करने की ठानी है। दुष्यंत कुमार जिनकी कविता आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, जो वास्तव में जिस तरह से कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी एक कवि की कलम भी जो है वो आग लगाने की क्षमता रखती है, आमूल-चूल परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। कुछ ऐसी ही परिकल्पना की थी दुष्यंत कुमार ने। दुष्यंत कुमार जिनका जन्म 1933 में हुआ और मृत्यु 1975 में हुई, यानी बहुत ही कम जीवना अवधि में इन्होंने ऐसी ऐसी साहित्यिक रचनाएं लिखी जो साहित्यिक रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित करना चाहूंगी। कवि ने कहा कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए, मगर आग जलनी चाहिए। यानी जो व्यवस्था आपको दिख रही है बहुत दुर्दमनीय व्यवस्था है, इस दमनीय व्यवस्था का यहाँ से स्थानांतरण कर देना, परिवर्तन कर देना, उसको उखाड़ फेंकना, उसको बदल देना बहुत आवश्यक है। इसके लिए यदि मैं आवाज नहीं उठा पा रहा तो कोई गम नहीं, लेकिन सामने वाले में अगर ऐसी आवाज उठाने की क्षमता है तो ऐसा विरोध का भाव जरूर होना आवश्यक है, क्योंकि लोगों की पीड़ा पर्वत के समान हो चुकी है और उस पीड़ा को शांत करने के लिए हिमालय से जैसे गंगा अवतरित हुई थी, वैसे ही कोई ना कोई विरोध का स्वर जरूर वहां सुनाई देना चाहिए। तो चलिए इस महान साहित्य सेवी और जिसे हम कह सकते हैं क्रांतिकारी भावनाओं को उद्वेलित करने वाले मशहूर कवि और शायर दुष्यंत कुमार के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। इनका जन्म हुआ सन 1933 में उत्तर प्रदेश के राजापुर जिले के नवादा नामक गांव में। ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, साए में धूप, साए में धूप, आप किसी की छत्र छाया में हो और वहां भी आपको धूप लग रही है, यानी विरोधाभासी प्रवृत्ति, विरोधाभासी परिस्थितियां, उन पर उन्होंने बहुत कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है और वैसे ही शीर्षक इन्होंने अपनी रचनाओं की चुने हैं। इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। अब देखिए, वन का वसंत है लेकिन वो भी जल रहा है, जलता हुआ जो वन है उसमें वसंत कैसे आएगा। यानी ये सारे काव्य संग्रह जिनके शीर्षक ही हमें बताते हैं कि वास्तव में ये कितने क्रांतिकारी भावों से प्रेरित हैं। इनका एक गीति नाट्य यानी ऐसा नाट्य प्रस्तुतिकरण जो गीत गाते हुए मंच पर भी अभिनीत किया जा सकता है, जिसका शीर्षक था एक कंठ विषपाई। छोटे छोटे सवाल, आंगन में वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये इनके नॉवेल्स हैं और 1933 से लेकर सन 1975 तक की बहुत ही कम जीवना अवधि इन्होंने प्राप्त की। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। इलाहाबाद से तो आप परिचित हैं, इलाहाबाद ने ऐसे ऐसे कवि दिए हैं जिनकी भाषा, जिनकी काव्य रचनाएं आज भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में महान स्थान रखती है। वहां की साहित्यिक संस्था जिसका शीर्षक दिया जाता है, संस्था का नाम है परिमल। परिमल में होने वाली कवि गोष्ठियों में वो सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते थे। नए पत्ते नाम से जो भी वहां पर पत्र निकलता था उससे भी वो जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने रोजगार के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी काम किया। अल्पायु में ही इनका देह अवसान हो गया, किंतु इस छोटे से जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कम नहीं है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को ही है। गजलें तो आपने उर्दू में सुनी होंगी, उर्दू के मुशायरों और महफिलों में जो शेर और शायरी, जो गजलें गाई जाती है, हिंदी के अंदर उस गजल को ही प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुष्यंत कुमार को दिया जाता है।
उनके कई ऐसे शेर हैं जो साहित्यिक और राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह आज भी दोहराए जाते हैं। जैसे अगर किसी सभा के अंदर कोई आवाज बुलंद करने की क्षमता नहीं रखता है तो वो तुरंत ये कह सकता है कि भाई मेरे सीने में नहीं तो तेरे में ही सही, वो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। यानी इनके द्वारा दिए गए जो शेर हैं वो या तो किसी साहित्यिक या किसी राजनीतिक जमावड़ों का अर्थ होता है, सभाओं में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए दुष्यंत कुमार ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए। यानी साहित्यिक तौर पे भी इनकी जो रचनाएं हैं वो हिंदी के साहित्यिक लेखन के समस्त कायदे और कानून को भी पूर्ण करती है। इनकी जो गीति काव्य रचना है, गीति नाट्य रचना है, वो है एक कंठ विस्पाई। इस साहित्यिक रचना में हमें इनके द्वारा जो साहित्यिक गुणवत्ता का पालन किया गया उसका बहुत महत्वपूर्ण और प्रशंसित उदाहरण देखा जा सकता है। यहाँ दुष्यंत कुमार की गजल दी गई है और ये गजल जो है उनकी गजलों की एक कलेक्शन जिसका नाम दिया गया साई में धूप से लिया गया है। इसको जरूर रेखांकित कीजिएगा कि यह जो पाठ्यक्रम में शामिल की गई गजलें हैं ये उनके किस काव्य संग्रह से ली गई हैं, साई में धूप। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं होता, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया गया, यानी टाइटल नहीं दिया गया है। जैसे किसी चैप्टर के ऊपर मुख्य लीडिंग करने वाला जो टाइटल होता है, जो उसके नेतृत्व की क्षमता का गुण रखता है, वो है नहीं, लेकिन कलेक्शन है इनका गजलों का एक बहुत अच्छा संग्रह है साई में धूप। उसी में से संग्रह में से एक अंश जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया है। क्या उद्देश्य है भाई? शेरो शायरी सिखाने का उद्देश्य है। हालांकि ये हिंदी की साहित्यिक विधा में किस तरह से गजलों को शामिल किया गया उसका तो एक उदाहरण प्रस्तुत करती ही है, साथ में इनके क्रांतिकारी भावों से भी हमें प्रेरित करती हैं कि चाहे मौन जो है वो मौन जो है, जो चुप्पी है, यानी किसी भी तरह के अत्याचार को अगर आप सहन करते हो तो ये सबसे बड़ा अपराध है। इस अत्याचार के खिलाफ विरोध, आक्रोश और बदलाव का भाव आपके भीतर होना आवश्यक है। तो कवि ने बताया कि ये जो ये साहित्यिक रचना है साई में धूप, इनमें इन्होंने इस तरह की गजलें शामिल की है जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में दिखाए गए सपनों को चूर चूर होते हुए हमारे सामने उपस्थित करती है। और सपनों के चूर चूर हो जाने के पश्चात भी हमें निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ समय में परिवर्तन की मांग को ध्यान में रखते हुए बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो बताते हैं कि गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में बहुत मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं। ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी भी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके बावजूद भी दो ऐसी चीजें हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ करके एक रचना की शक्ल देती है। ये क्या चीजें हैं? एक तो है इनका रूप के तौर पे तुकबंदी का निर्वाह, यानी पढ़ने या देखने में ये एक जैसी लगती है क्योंकि इनके पीछे राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं। और दूसरी है इनकी अंतर वस्तु, यानी किस महत्वपूर्ण विषय पर ये शेर लिखे गए हैं, अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह, यानी इसके अंदर जो कंटेंट दिया गया, जो विषय वस्तु दी गई, वो विषय वस्तु भी उसका मिजाज यानी उसका भी जो तरीका है वो लगभग एक जैसा है। जैसा कि आप भी देखेंगे यहाँ पहले शेर की दो पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है, यानी तुकबंदी मिल रही है, तुकबंदी का निर्वाह हो रहा है। और दूसरा यहाँ पे दिया गया है अंतर वस्तु का एक जैसे होना। तो अंतर वस्तु क्या है? बताया गया कि ये जो आमतौर पे गजल जो है, गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो गजल है ये एक खास मनः स्थिति में लिखी गई है, यानी एक ऐसी मानसिक स्थिति जो मानसिक स्थिति हमें अंदर तक निराश और हताश बना चुकी है उसे झकझोरती है ये गजल अपनी अंतर वस्तु के द्वारा। यानी राजनीति और समाज में कुछ ऐसा चल रहा है उसे खारिज करने और एक नए विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव, यह भी इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना हमारे समक्ष उपस्थित करती है।
तो चलिए इनकी गजलों से रूबरू होते हैं। और गजल जो है इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा। अभी बताया कि गजल की पहली दो पंक्तियों में तो तुकबंदी मिल रही है, घर के लिए शहर के लिए मिलती है। लेकिन अगली पंक्तियों में जो अगली लाइन है और चौथी लाइन है उनमें तुकबंदी मिलती है, उम्र भर के लिए, इस सफर के लिए, नजर के लिए और असर के लिए और बहर के लिए। आप सभी देख पा रही हैं इस बात को। तो देखिए क्या कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया अंतर्वस्तु के आधार पर भी इनमें एक रूपता नजर आती है। और अंतर्वस्तु क्या है कि राजनीतिक और सामाजिक तौर पे जिन स्वप्नल संदेश को हम भारत के पटल पर, भारत के मानचित्र पर बिखेरना चाहते थे, वो सुनहरे सपने हमारे समाप्त कर दिए गए, चूर चूर कर दिए गए। अब ये सुनहरे सपने जो हैं वो व्यक्ति की सिर्फ कल्पना मात्र रह गए। क्योंकि यहाँ के राजनीतिज्ञों ने ही क्या किया, यही भारत के अंदर ही ऐसे ऐसे सरकारी महकमों में रखते हुए भ्रष्टाचार का आचरण किया, जिसकी वजह से सारी जनता का जो विश्वास है इन महकमों से उठ चुका। और इसी को केंद्रित करते हुए, इसी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कवि जो दुष्यंत कुमार है वो कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी कविता की खासियत या विशेषताएं बता दूं। हिंदी में तो गजल को प्रतिष्ठित करवाने का श्रेय। दूसरा, हिंदी के अंदर ही गजल लिखते समय उर्दू के बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का सामंजस्य करना, साथ में तुकबंदी के दर्शन। इसके अलावा इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक तौर पे हमारे समाज के अंदर जिस तरह की योजनाएं थी वो योजनाएं धूमिल होती नजर आ रही थी, और इसी धूमिल होती हुई उन राजनीतिक और सामाजिक चरमराती हुई व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश और विरोध के स्वर को भी उजागर किया है। और ये मानते हैं कि जहां विरोध होगा वहां परिवर्तन आएगा, और जहां विरोध करने की क्षमता नहीं है लोगों में, वो लोग जीवित नहीं मृत के बराबर है। कहते हैं, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं इस शहर के लिए। चिरागा का अर्थ है यहाँ पे दीपक, लेकिन दीपक से अर्थ है सुविधाएं, सुख सुविधाएं। समझ रहे हैं आप इस बात को। चिरागा शब्द का यहाँ पर अर्थ है दीपक, लेकिन इसका भावार्थ लिया जाता है सुख सुविधाएं। कहा तो तय था कि स्वतंत्र भारत में जब योजनाएं लागू की गई थी तो कहा तो यह निश्चित किया गया था कि हर एक घर के लिए सुख सुविधाएं निर्धारित की जाएंगी, लेकिन कहा चिराग मयस्सर नहीं। मयस्सर का अर्थ होता है उपलब्ध नहीं है। चिराग यानी दीपक, और भावार्थ के तौर पे देखा जाए तो सुख सुविधाएं। और कहां तक भी उपलब्ध नहीं है ये सुविधाएं, शहर भर के लिए, यानी मात्र शहरों में भी इन सुविधाओं को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है, अर्थात वहां भी दीपक की रोशनी प्रज्वलित नहीं हुई है। तो ग्रामीण इलाकों की ओर तो हम ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी ही चरमराती हुई हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को यहाँ केंद्र में रखकर दुष्यंत कुमार ने अपने इस शेर के माध्यम से कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है और टोंट कसी है। ठीक है, तो दोबारा से देखिए, प्रस्तुत गजल में कवि दुष्यंत कुमार ने व्यक्ति के मनोभावों को उद्गृत करते हुए संबंधित राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश के भाव को उजागर किया है। और कवि कहते हैं कि कहीं उस समय यह तय किया गया था कि हर एक घर के लिए सुख सुविधाएं पहुंचाई जाएगी, लेकिन आजादी के पश्चात भी योजनाओं की परिणति इस तरह से नहीं हो पाई है कि मात्र शहर के लिए भी आज दीपक अर्थात सुख सुविधाएं जो है वो मयस्सर अर्थात उपलब्ध नहीं हो पाई है। अर्थात ये सुविधाएं जो है शहरों तक भी नहीं पहुंच पाई है, तो ग्रामीण इलाकों के तो क्या हाल हो सकते हैं, इसकी कल्पना भी बहुत भयंकर है। समझ आई होगी आपको इसकी पूरी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। समझ आई बात कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए।
कवि दरख्तों को संबोधित कर रहे हैं। दरख्त, दरख्त अर्थात वृक्ष या पेड़। लेकिन यहां दरख्त का अर्थ है वे राजनीतिज्ञ नेता, जिनके द्वारा निर्मित की गई संस्थाओं के बावजूद भी हर एक व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। दरख्त का यहाँ पर सामान्य अर्थ है वृक्ष, लेकिन यहाँ पर दरख्त का क्या अर्थ है? दरख्त से यहाँ कवि का तात्पर्य है कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके द्वारा निर्मित की गई संस्थाएं, और इन संस्थाओं के उद्देश्य तो है ताकि वो लोगों को अपने साए में अर्थात अपनी छत्र छाया में रखें, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। लेकिन उनकी छत्र छाया में भी व्यक्तियों को सुविधाओं की बजाय कष्ट सहन करने को मिल रहे हैं। अर्थात नेताओं और राजनीतिज्ञों के द्वारा निर्मित की गई संस्थाओं में भी उनका शोषण हो रहा है। अर्थात उनको किसी तरह का कोई विश्राम, आराम और राहत नहीं मिल पा रही। तो क्या करें? चलो यहां से चलें उम्र भर के लिए। तो ऐसे राजनीतिज्ञों के और ऐसे नेताओं के आश्रय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझदारी तो यही है कि व्यक्ति को यहाँ से विदा ले लेनी चाहिए, अर्थात यहाँ से सब कुछ छोड़कर रवाना हो जाना चाहिए, और उम्र भर के लिए यानी हमेशा हमेशा के लिए। तो कवि यहाँ कहता है कि जब कोई व्यवस्था में आपके अनुकूल, आपकी परिस्थितियों के आधार पर कोई डिसीजन ना लिया जाए, कोई निर्णय ना लिया जाए, जब आपके ही रक्षक आपके भक्षक बनने लगे, तो व्यक्तियों को उस व्यवस्था को त्याग देना चाहिए, अर्थात वहां से रवानगी ले लेनी चाहिए। देखिए किस तरह की सुविधाहीन अर्थात अभावग्रस्त स्थिति है हमारे भारतवर्ष की। और इसी अभावग्रस्त स्थिति में कवि कहते हैं कि जो आज भी चुप्पी धारण किए हुए हैं नेता लोगों को तो ऐसे लोग पसंद आते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं रहना, बल्कि हमें तो उनके खिलाफ आवाज बनना है। क्या कहते हैं देखो, ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, यदि न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो मुनासिब का अर्थ है उपयुक्त। इस सफल के लिए यानी ऐसे राजनीतिज्ञों की राजसत्ता को कायम करने के लिए ये लोग यानी जो लोग बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाते, विरोध नहीं करते। कवि ने कहा यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी हमारे आज के लोग जो हैं वो अभावों में जीवन गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो यदि उनके पास कमीज अर्थात तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं हो, तो वो अपने पांवों को उकड़ू करके अपने पांवों से ही अपने पेट को ढकने का प्रयास कर लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत उपयुक्त साबित होते हैं। यहाँ पर इन्होंने व्यंग्य का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि यदि व्यक्ति के पास तन ढकने के लिए थोड़ा सा भी कपड़ा ना हो, तो ये व्यक्ति तो ऐसे हैं जो अपने पैरों को भी उकड़ू करके उससे अपने पेट को ढकने की कोशिश करते हैं, अर्थात अभावों में जीवन बिताने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं इस सफर के लिए राजनीतिज्ञों और नेताओं की परीक्षा के लिए, राजनीतिज्ञों और नेताओं की सत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत उपयुक्त और बहुत मुनासिब लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब ही सही। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब ही सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर भर के लिए। कवि ने क्या कहा कि व्यक्ति जब अभावों में जीवन बिताने के लिए मजबूर होता है, तो वो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं। तो अगर भगवान नहीं है, परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उस परमात्मा के द्वारा निर्मित किया गया आदमी यानी इंसान, उसका तो ख्वाब ही सही है। यानी परमात्मा की एक अद्भुत रचना है, वो है मानव।
परमात्मा की एक अद्भुत रचना है, वो है मानव। तो कवि कहते हैं कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का सपना ही पर्याप्त है उसे संतुष्ट रखने के लिए। अर्थात ईश्वर जो है वो मानव की कल्पना ही तो है। मनुष्य कल्पना करते हैं, ईश्वर को किसी ने देखा है क्या? नहीं। ईश्वर की तो हमने क्या करी है, श्रद्धा और विश्वास के आधार पर मात्र कल्पना ही की है। तो इस कल्पना के जरिए ही व्यक्ति जो है उस आकर्षक दृश्य को देखने के लिए ललायित रहता है। हमारे लिए तो यह हसीन नजारा अर्थात बहुत सुंदर सुंदर आकर्षक दृश्य जो है वही पर्याप्त है अपनी आंखों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, खुदा नहीं है अर्थात भगवान है नहीं, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, कोई बात नहीं। ना सही, कवि कहते हैं कि अगर इस तरह का ख्याल व्यक्ति में आता है तो कोई बात नहीं, आदमी का ख्वाब ही सही, यानी व्यक्ति को उसको संतुष्ट रखने के लिए उसकी कुछ कल्पनाएं ही हैं जो उसे संतुष्टि दिलाती हैं। कोई हसीन नजारा तो है नजर भर के लिए, और अगर आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है और सुंदर दृश्य अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो आपकी नजरें उसी सुंदर दृश्य की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो कवि कहता है कि चलो, व्यक्ति के पास उसकी कल्पना तो है, ईश्वर को हालांकि व्यक्ति ने वास्तविक रूप में नहीं देखा है, लेकिन व्यक्ति के द्वारा ईश्वर की कल्पना कर लेना ही व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के जीवन की संतुष्टि के लिए बहुत पर्याप्त है, ऐसा वो महसूस करते हैं, वे कवि जो है वो अनुभव करते हैं। वे मुमतीन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। ये देखिए बेटा, जहां ना पहुंचे रवि तो वहां पहुंचे कवि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुमतहीन, मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त है, यानी संतुष्ट है। ये कहते हैं दुष्यंत कुमार कि इस कविता के माध्यम से राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसको क्या कर दो, खारिज कर दो, नष्ट कर दो, विरोध करो उसका। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, यानी मैं अपनी कविता के जरिए, मैं अपने काव्य के जरिए, मैं अपनी साहित्यिक रचनाओं के जरिए इस राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन लाना चाहता हूं। तो कवि क्या कहते हैं, मुतमईन का अर्थ होता है विश्वास। वे मुतमईन हैं, उन सभी को ये विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि इस तरह के ये जो राजनीतिज्ञ हैं, ये जो संवेदनहीन नेता है, ये किसी भी तरह से बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाए? मैं बेकरार हूं, बेकरार का अर्थ होता है बेचैन हूं, व्याकुल हूं आवाज में असर के लिए, अर्थात मैं अपनी आवाज के प्रभाव को लोगों तक फैलाना चाहता हूं और अपने द्वारा लिखे गए इस काव्य लेखन के द्वारा लोगों में एक नई जागृति लाना चाहता हूं। तो इस प्रकार कवि ने ये बताया कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। यहाँ दिया गया कि किसी तरह से जो कवि है दुष्यंत कुमार, वो बताते हैं कि हालांकि लोग इस बात पर संतुष्ट हैं, उनको विश्वास है कि इस राजनीतिक संस्था में, इस राजनीतिज्ञों में, इन नेताओं में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, लेकिन कवि कहते हैं मैं अपनी आवाज के माध्यम से ऐसा असर उत्पन्न करने के लिए बेचैन हूं ताकि पूरी व्यवस्था में एक बदलाव, एक परिवर्तन की झड़ी लग जाए। ठीक है, आवाज में परिवर्तन की एक अच्छी झड़ी लग जाए। तो यहाँ जो कवि हैं वो बताते हैं कि किस तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो व्यक्तियों के, साधारण से साधारण व्यक्तियों के जीवन के खिलाफ है, बड़ी ही भ्रष्ट है। उस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना आवश्यक है और बदलने के लिए कवि कहते हैं कि मेरी तो आवाज ही काफी है ताकि मैं अपनी आवाज में इतनी प्रभावशीलता कायम कर दूं और इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करूं। ठीक है, यहाँ आगे कवि कहते हैं तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। क्या कहते हैं? निजाम यानी शासक, कि हे शासक अभी तो पूरा साम्राज्य तेरा है, चाहे तू शायर की जुबान सिल दे अर्थात बंद करने की कोशिश कर दे, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए,
यहाँ एहतियात का अर्थ होता है सावधानी, और बहर का अर्थ होता है शेर का छंद, यानी भारी गर्जना। तो कवि कहते हैं कि ये जो भारी गर्जना व्यक्ति कर रहा है, जो ये जो राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए आवाज मुखरित करना चाहता है, तो हे शासक, अगर तेरे अंदर इतना सामर्थ्य है तो ऐसे शायर की, ऐसे कवि की जुबान सिल देनी चाहिए, अर्थात उसकी जुबान को नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाले समय में ये बहुत जरूरी है, ताकि एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, क्योंकि जो है राजनीतिज्ञ जो है अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, और उनको अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो शायर है उसकी जुबान को कुचलना आवश्यक है, उसकी जुबान को बंद करना आवश्यक है। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, कि गुलमोहर जो है एक प्रकार का फूलदार पेड़ है, और कवि कहते हैं कि अगर उनको जीवन जीने का मौका मिले तो वो गुलमोहर के नीचे अपने बगीचे के भीतर, यानी अपने प्रांगण में, अपने आसपास के वातावरण में रहते हुए गुलमोहर के तले, यानी गुलमोहर नामक सुगंधित वृक्ष के तले में जो है जीवन जीना चाहता है। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और अगर मृत्यु की प्राप्ति होने लगे तो वहां जो है जो व्यक्ति है, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर का यहाँ पर अर्थ है गुलमोहर के लिए मरे, अर्थात मनुष्य जब तक जिए वो अपने मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए, और दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करने के लिए बाहर की गलियों में मरे। गैर की गलियों में, किसी दूसरे की गली में, यानी बाहर की गली में मरे, यानी मृत्यु को प्राप्त करे। गुलमोहर के लिए यानी दूसरे व्यक्तियों को सुगंधित सुविधाएं प्रदान करने हेतु। तो यहाँ जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, गुलमोहर के तले का अर्थ होता है यहाँ पे, गुलमोहर एक फूलदार पेड़ का नाम है। तो यहाँ कवि कहता है कि अगर व्यक्ति को जीवन जीने का मौका मिलता है तो वो अपने घर के भीतर बगीचे के अंदर गुलमोहर के नीचे जो है वो सोना चाहता है, और अगर मरे और अगर मृत्यु को प्राप्त करे तो दूसरों की गलियों में दूसरों के लिए ही सुख सुविधाएं जुटाते हुए वो मृत्यु का वर्ण करना चाहता है। तो इस प्रकार मैं मानती हूँ कि आप लोगों को इस कविता में दी गई सारी जो गजलें हैं, इन गजलों का अनुवाद अच्छे से समझ आया होगा। वास्तव में बहुत अच्छी कविताएं हैं इनकी, कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी तो कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। जिस तरह से वो कहते हैं, वे मुतमईन है कि ये पत्थर पिघल नहीं सकता, लेकिन मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो यहाँ पर तुकबंदी मिलती है, उर्दू भाषा के शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, और जो इसके अंदर विरोध का भाव है, कि जो व्यवस्था है, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है, जिसके अंदर मानवीय कल्याण के लिए किसी तरह की कोई प्रेरणा नहीं दी गई है, ऐसी व्यवस्थाओं को बदलना, उनको उखाड़ फेंकना, उनको वहां से हटा देना ही यहाँ कवि का उद्देश्य लगता है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये कविता जो है, जो गजलें हैं, अच्छे से समझ आई होगी, और कल जो है हम इन गजलों को के आधार पर जो प्रश्न निर्धारित किए गए हैं उन पे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। आपकी सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।